नमस्कार बच्चों, मैंने आपको व्याकरण में पाठ 16 तक पूरा करवा दिया है। उसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको करवा चुकी हूँ और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन गुलमोहर के टेक्स्ट बुक में भाषा ज्ञान में है वह भी मैं आपको दे चुकी हूँ करने के लिए, जो आपने कर लिया होगा। आज हम व्याकरण का पाठ 17 शुरू कर रहे हैं। विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन, पेज नंबर 86। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ये जो समझा रही हूँ इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। पाठ 17 विराम चिन्ह यानी कि जिसे आप अंग्रेजी में पंक्चुएशन कहते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं हमसे बात लो हमारी मान, चलते चलते थक जाओगे कर लो कुछ विश्राम। तो बच्चों, कहने का अर्थ क्या है कि विराम चिन्ह जो है वह हमसे क्या कहते हैं, वह हमसे कहते हैं कि बीच बीच में आपको कुछ समय के लिए रुक जाना है, कहाँ पे चलना है, कहाँ पे रुकना है आदि, यह जो सारी जानकारी है वह हमें विराम चिन्ह के द्वारा पता चलती है। उसके द्वारा हम वाक्य को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यह जो आदमी है यह घोड़े का मालिक है और वहाँ पर जो खड़े हैं जो उनके सेवक हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि यह जो मालिक है वह अपने सेवक से क्या कह रहा है। घोड़ों को खोलो मत बांधो, घोड़ों को खोलो मत बांधो। अब यहाँ पर कोई भी आपको कहीं भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका जो सेवक है वह मालिक की बात जो है उसे सही तरीके से नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि मालिक ने जो बात कही है वह उसने पूरे सीधे सीधी ही बात कह डाली है, बीच में कहीं भी वह रुके नहीं है। जैसे कि घोड़ों को खोलो मत बांधो, तो यहाँ पर जो उनके जो सेवक है मालिक की बात नहीं समझ पा रहे हैं। मालिक कहना कुछ और चाहते हैं और सेवक जो है वह क्या करते हैं, इन घोड़ों को वह छोड़ देते हैं, जो आप चित्र में देख सकते हैं। तो सेवक जो है इन घोड़ों को यहाँ से भगा देते हैं, यानी कि यहाँ से वह छोड़ देते हैं। तो बच्चों, अभी हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और क्या हुआ। यहाँ मालिक सेवक से घोड़ों को बांधने के लिए कहना चाहता था, पर सेवक ने सभी घोड़ों को छोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं कि यह जो मालिक है सेवक से घोड़ों को बांधने के लिए कह रहा है, लेकिन सेवक जो है वह बात समझते नहीं है, वह कुछ विपरीत ही करते हैं उससे। उन्होंने सारे घोड़ों को छोड़ दिया। तो ऐसा क्यों हुआ ये मैं अभी आपको समझा रही हूँ। पर सेवक ने सभी घोड़ों को छोड़ दिया क्योंकि अपनी बात कहते समय मालिक ने बीच में ठहरने का रुकने की जरूरत नहीं समझी, इसलिए वह जो कहना चाहता था सेवक ने उसका विपरीत समझ लिया। विपरीत यानी कि उसका उल्टा समझ लिया। तो बच्चों, यहाँ पर कहने का अर्थ यह होता है कि मालिक ने जो भी कुछ कहा उसके बीच में वह रुके नहीं, उन्होंने रुकने की ज़रूरत नहीं समझी, इसीलिए उन्होंने जो भी कुछ कहा सेवक ने उसका विपरीत यानी कि उसका उल्टा ही समझ लिया और उसने घोड़े को बांधने की जगह पर उन घोड़ों को उसने छोड़ दिया। और वह गलती कहाँ पर हुई है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ।
यदि मालिक ने अपनी बात इस तरह कही होती, घोड़ों को खोलो मत, बांधो। तो जैसे मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, किस तरह से मैंने पढ़ा है आप देख सकते हैं। घोड़ों को खोलो मत, बांधो। तो यहाँ पर मैं खोलो मत, उसके बाद यहाँ पर आपको यह जो चिन्ह दिख रहा है इसे कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। यानी यह जो चिन्ह है वह हमें संकेत देता है कि यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। उसके बाद मैंने आगे कहा बांधो। तो बच्चों यहाँ पर यह जो चिन्ह आपको दिख रहा है, इस चिन्ह को हिंदी में कहते हैं अल्प विराम चिन्ह और अंग्रेजी में आप इसे कॉमा कहते हैं। तो यह जो चिन्ह है यह हमें संकेत देता है कि यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। अगर मालिक इस जगह पर रुक जाते तो उनके सेवक को सही बात समझ में आ जाती कि घोड़ों को खोलो मत, बांधो। यानी कि घोड़ों को खोलना नहीं है पर उन्हें बांध देना है। तो सेवक घोड़ों को भगाने की जगह बांध देता। तो बच्चों अभी आपको यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है उसका मतलब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस चिन्ह को अल्प विराम चिन्ह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप कॉमा कहते हैं, और यह हमें संकेत देते हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक जाना है। और यह हमें वाक्य का भी इससे हमें पता चलता है कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। अपनी बात को ठीक ढंग से कहने या समझाने के लिए हम बीच बीच में कहीं थोड़ा तो कहीं अधिक रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं। तो बच्चों जहाँ पर भी हम अपनी बात कहते हैं या समझाते हैं, तो जब हम कभी कुछ कहते हैं तो उसके बीच बीच में कहीं हम थोड़ा रुकते हैं तो कहीं अधिक रुक जाते हैं, इसे विराम कहते हैं। रुकना यानी विराम। लिखते समय विराम को दिखाने या बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर जो पाठ है विराम चिन्ह, इसका मतलब क्या होता है कि लिखते समय विराम को दिखाने या बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो यह जो मुख्य जो विराम चिन्ह है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर आपको जो अंत में जो खड़ी लाइन दिख रही है यह भी विराम चिन्ह है और यह वाक्य के अंत में लगाया जाता है। आप अंग्रेजी में सेंटेंस के बाद जो फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में वाक्य के अंत में इस तरह से खड़ी लाइन लगाते हैं, इसे कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। तो बच्चों अभी आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि विराम चिन्ह यानी क्या। लिखते समय फिर से मैं दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखते समय विराम को दिखाने या बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 87 पर। इस अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ो। सीता गीता सहेलियाँ थी, दोनों हमेशा एक साथ रहती थी, खूब बातें करती और हंसती, लेकिन एक दिन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। उनकी माँ ने समझाया, इस तरह झगड़ा करोगी तो तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। अब भी समय है, मिल बैठकर अपनी अपनी बात समझा लो। क्या आपको सब स्पष्ट समझ में आया? नहीं।
तो बच्चों, आपने यहाँ पर जो अनुच्छेद देखा, आपने भी देखा होगा कि मैं कंटिन्यू इसको पढ़ती ही जा रही थी क्योंकि यहाँ पर कहीं कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगा है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे हमें पूरी स्पष्ट बात का अच्छी तरह से समझ नहीं आता है। अभी मैं आपको उसी अनुच्छेद को फिर से आगे पढ़कर सुना रही हूँ, इसे भी आप ध्यान से सुनिएगा और आप ही सोचिए कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। यह जो अनुच्छेद है वह दोनों एक सा ही है, लेकिन इन दोनों में स्पष्ट बात समझ में आपको कौन से अनुच्छेद में लग रही है। तो बच्चों, अभी मैं आपको यह फिर से सुना रही हूँ दूसरा वाला अनुच्छेद, इसे आप अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा। सीता गीता सहेलियाँ थी, दोनों हमेशा एक साथ रहती थी, खूब बातें करती और हंसती, लेकिन एक दिन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। उनकी माँ ने समझाया, इस तरह झगड़ा करोगी तो तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी। अब भी समय है, मिल बैठकर अपनी अपनी बात समझा लो। तो बच्चों, अभी मैंने यहाँ पर यह जो अनुच्छेद पढ़ा, वह अनुच्छेद बिल्कुल ऊपर जो अनुच्छेद दिया गया है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? मेरे पढ़ने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि विराम चिन्ह दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़ी लाइन, जिसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर भी मैं वाक्य के अंत में यह चिन्ह देख करके रुक गई थी। फिर आप आगे भी इस अनुच्छेद में देख सकते हैं कि जहाँ पर इस तरह से अल्प विराम चिन्ह आया, कौन कौन सी जगह पर आप चिन्ह देख सकते हैं, वहाँ पर आपने देखा कि मैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। तो यह जो अनुच्छेद है वह मैंने आपको जो पढ़कर सुनाया अभी, इससे आपको पूरी बात जो है वह स्पष्ट हो गई कि इसमें क्या कहना चाहते हैं। इस अनुच्छेद में सही स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करने से बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है और वाक्य भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, अभी आपको पता चल ही गया होगा कि विराम चिन्हों के द्वारा, विराम चिन्हों के प्रयोग से आपको पूरी बात जो है वह स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी और आप देख सकते हैं कि जो वाक्य है वह भी आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आओ अब कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जानें। तो बच्चों, हिंदी में प्रमुख जो विराम चिन्ह होते हैं वह 4 विराम चिन्ह होते हैं। सबसे पहला है पूर्ण विराम चिन्ह, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं खड़ी लाइन। इसे वाक्य के पूर्ण या समाप्त होने पर वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर वाक्य समाप्त हो रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खड़ी लाइन लगाई हुई है, इसे कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। यह वाक्य के पूर्ण होने पर या समाप्त होने पर लगाया जाता है। दूसरा उदाहरण है राम चला गया। तो यह वाक्य जो है वह समाप्त हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं खड़ी लाइन जो लगी हुई है, इसे कहते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। अभी हम आगे देखते हैं दूसरा जो है इसे कहते हैं अल्प विराम। उसका चिन्ह इस प्रकार है,
जिसे आप अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। यह है अल्प विराम चिन्ह। इसे वाक्य के बीच में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण बताने जा रही हूँ जो आप देख सकते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। दादाजी छड़ी, चश्मा और छाता लेकर चले गए। तो बच्चों यहाँ पर मैंने किस तरह से पढ़ा, दादाजी छड़ी, उसके बाद में रुक गई थोड़ी देर के लिए, फिर मैंने आगे पढ़ा चश्मा और छाता लेकर चले गए, और यहाँ पर वाक्य समाप्त हुआ तो यहाँ पर लगा है पूर्ण विराम चिन्ह। अभी हम आगे देखते हैं। शीला, सीमा, शबनम और रूबी सहेलियाँ हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी इस प्रकार अल्प विराम चिन्ह लगा है तो वहाँ पर भी मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई। तो यह जो अल्प विराम चिन्ह है वह हमें थोड़ी देर के लिए रुकने का संकेत दे रहे हैं। अभी हम आगे देखते हैं। तीसरा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चन मार्क। इसे प्रश्न करते समय वाक्य के अंत में लगाते हैं। जैसे, तो बच्चों जब कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब कभी प्रश्न करते हैं, तो उसके अंत में यह प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण, आप कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तो इस प्रश्न के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चिन्ह लगा है, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा उदाहरण है, तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है, उसके बाद आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, और यह प्रश्न करते समय वाक्य के अंत में लगाए जाते हैं। अभी हम आगे देखते हैं पेज नंबर 88 पर, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। पेज नंबर 88 विस्मयादि बोधक। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जो चिन्ह लगा है इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, यानी कि अंग्रेजी में आप इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। दुख, खुशी, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों कहने का अर्थ क्या है कि हमारे जो दुख के भाव होते हैं, खुशी के भाव होते हैं, आश्चर्य, घृणा आदि भावों को दर्शाने के लिए यह चिन्ह जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इसे वाक्य के बीच में भाव प्रकट करने वाले शब्द के बाद लगाया जाता है। जैसे, तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका उदाहरण, अरे तुम आ गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भाव प्रकट करने वाला जो शब्द है वह है अरे, यानी कि एकदम आपको आश्चर्य होता है, तुम आ गए। तो यहाँ पर अरे जो है यह भाव प्रकट करने वाला जो शब्द है उसके तुरंत बाद यह चिन्ह लगाया जाता है, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। और वाक्य के अंत में है पूर्ण विराम चिन्ह। अभी हम आगे देखते हैं। वाह कितना सुंदर पक्षी है, यह खुशी के भाव है, क्योंकि अगर हम कुछ अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और वह जो भाव प्रकट करने के लिए जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वह है वाह। तो उसके तुरंत बाद यह जो चिन्ह लगा है इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, और ये हमारे खुशी के भाव को प्रकट करता हुआ जो शब्द है वाह उसके तुरंत बाद लगाया जाता है।
कितना सुंदर पक्षी है। और यहाँ पर वाक्य की समाप्ति पर है पूर्ण विराम चिन्ह। और बच्चों, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मुख्य 4 विराम चिन्ह है, वो आपने थर्ड तक पढ़ा था, 4 मुख्य विराम चिन्ह। अभी आप एक और नया चिन्ह है जिसके बारे में आप जानेंगे, 5वां योजक चिन्ह, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस प्रकार होता है उसका चिन्ह, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। वाक्य में 2 शब्दों को जोड़ने के लिए शब्दों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे, तो बच्चों कहने का अर्थ क्या है कि वाक्य के 2 शब्दों के बीच में यह उसको जोड़ने के लिए लगाया जाता है। मैं आपको अभी इसका उदाहरण बताने जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुनीत के माता पिता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों शब्दों के बीच में यह जो चिन्ह लगा है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। और यह जो चिन्ह है यह 2 शब्दों को जोड़ता है, माता और पिता। इन दोनों शब्दों को जोड़ता हुआ यह जो बीच में जो चिन्ह है यह है योजक चिन्ह। पुनीत के माता पिता शिमला में रहते हैं। फिर है पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा उदाहरण है, मिलते जुलते शब्दों पर घेरा लगाओ। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों को जोड़ता है, मिलते जुलते। इन दोनों के बीच जो चिन्ह लगा है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। तो बच्चों, आज आपको यह पाठ जो है मैंने पूरा समझा दिया है। आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस पाठ को अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे, किस चिन्ह को क्या कहते हैं अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सारी डेफिनेशन आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज मैंने आपको यहाँ पर यह पाठ पूरा करवा दिया है और इसकी एक्सरसाइज जो है मैं वह आपको दूसरा वीडियो में करवाऊँगी। धन्यवाद।